हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो ये हम आज के लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो पिछला जो लेक्चर वीडियो था उसमें हमने बेसिक जो अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, ये सारे ही टर्म जो स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रहे हैं, ये सारे ही टर्म हमने बहुत डिटेल में पिछले 2 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम अकाउंटिंग के कुछ और जो बेसिक टर्म्स है ना, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन सब टर्म्स को आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सारे टर्म्स दिख रहे हैं ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन को जो रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है, अब ये रेवेन्यू कहां से हो रहा है? फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब रूटीन बिजनेस से। ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर बिजनेस है, उससे जो ऑर्गेनाइजेशन को जो रेवेन्यू हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, देखिए लिखा है इट इज अ रेवेन्यू अर्न। ऑर्गेनाइजेशन जो रेवेन्यू अर्न करती है, ठीक है, चाहे वो कोई फर्म हो, कंपनी हो, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब होता है कंपनी का जो रूटीन काम है, कंपनी का जो कोर बिजनेस है, उससे जो अर्निंग हो, उससे जो रेवेन्यू हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने कार मैन्युफैक्चर किया, बनाया, उसको बेचा, तो उससे जो अर्निंग हो रही है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रूटीन बिजनेस से अर्निंग हो रही है। बट उसी कंपनी की पुरानी कोई फैक्ट्री पड़ी हुई थी जो कंपनी ने यूज में नहीं थी, तो उसे प्रॉफिट में बेचा, तो वो क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से वो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जो रेवेन्यू होता है उसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है? जैसे सेल ऑफ गुड्स। ऑर्गेनाइजेशन जो भी गुड्स बना रही है उसको बेचा, तो उससे जो सेल से जो रेवेन्यू आया वो होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल ऑफ सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन सपोज करिए सर्विस रेंडर करती थी, तो उससे जो भी अर्निंग हुई। या अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो उसको जो भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है या उसे डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये भी किस में आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। बट बशर्ते वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो? फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो, उसका काम ही हो फाइनेंस में। तो ये होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए अगला टर्म देखते हैं। अगला जो टर्म है दैट इज स्टॉक और इन्वेंट्री। अगला टर्म है स्टॉक या कह लीजिए इन्वेंट्री। तो ये होता क्या है? जो स्टॉक्स होते हैं, जो इन्वेंट्रीज होती हैं किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, वो कंपनी के एसेट होते हैं, वो कंपनी के टेंजिबल एसेट होते हैं, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों होल्ड किया है? ताकि उसको फर्दर सेल कर सके। ठीक है? अगर कोई ट्रेडिंग फर्म है जिसका काम है पीछे से सामान खरीदना और आगे उसको बेचना, ठीक है, तो उसने स्टॉक को क्यों होल्ड किया है? ताकि उसको फर्दर बेच सके। है? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसने रॉ मटेरियल को क्यों होल्ड किया है? ताकि उसको वो फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है स्टॉक या इन्वेंट्री। देखिए मैंने लिखा है स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है? इट इज अ टेंजिबल एसेट। ये टेंजिबल एसेट है जो ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। बेचने के पर्पज से जो होल्ड करता है इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस में, फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन फॉर सेल। यानी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री इसलिए भी होल्ड करता है ताकि उससे फिनिश गुड बना सके और उसको सेल कर सके। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं इसे। अब एक बात है, ये जो स्टॉक या इन्वेंट्री है ये क्या है? एसेट है कि लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ये ऑर्गेनाइजेशन के एसेट हैं। और एसेट में भी ये किस टाइप के एसेट हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन के करंट एसेट हैं। बैलेंस शीट में इन स्टॉक या इन्वेंट्री को शो किया जाता है एज करंट एसेट। ठीक है, अब एक और बात है, ये जो स्टॉक की बात हो रही है, इन्वेंट्री की बात हो रही है, तो एक और प्रिंसिपल है, एक रूल है जो इससे रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बहुत पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, वो क्या है कि अब एक सवाल आता है कि ये जो स्टॉक है या जो इन्वेंट्री है, इसको जब बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो देखिए इससे रिलेटेड एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, वो क्या है
कि इट इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. ये वो प्रिंसिपल है. ये प्रिंसिपल कहता है कि जो स्टॉक या इन्वेंट्री है इसको बुक ऑफ अकाउंट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट, कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब होता है मार्केट प्राइस. तो इन दोनों में से जो लोअर होता है उस पे इसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. तो ये रूल है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको मार्क करूंगी. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रिंसिपल पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इसे यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि स्टॉक की बात हो रही थी तो उससे रिलेटेड प्रिंसिपल पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं टाइप ऑफ स्टॉक. स्टॉक कितने टाइप के होते हैं? तो स्टॉक 3 टाइप के होते हैं. एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, अगला क्या है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. ठीक है, तो स्टॉक 3 टाइप के होते हैं. रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. ये 3 टाइप के होते हैं, बट ये क्या क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं. सबसे पहली बात करते हैं रॉ मटेरियल. मैं ले लेती हूँ. सबसे पहला है स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वो मटेरियल जिसका फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में जिसको यूज किया जाएगा, जिससे फिनिश गुड बनाया जाएगा और उसको सेल किया जाएगा, तो उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल. जैसे अगर फर्नीचर की फैक्ट्री है तो वहां पे रॉ मटेरियल क्या होगा? सनमाइका वगैरह है, वुडन प्लैंक्स है, प्लाई है, ये सब रॉ मटेरियल है. ठीक है, तो दिस इज रॉ मटेरियल. ये भी क्या है? इन्वेंट्री है. दूसरा जो टाइप का स्टॉक होता है वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? सेमी फिनिश गुड, जो अभी पूरी तरह से बना नहीं है, कुछ काम करना उस पर बाकी है, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस. लिखा रहता है ना, रोड पे कहीं जाए काम चलता रहता है तो लिखा रहता है ना, कार्य प्रगति पे है, बस वही है वर्क इन प्रोग्रेस, काम करना है अभी उस पे. नेक्स्ट इज स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड. स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, बेसिकली तीसरे जो टाइप की इन्वेंट्री है वो क्या है? फिनिश गुड, यानी बन गया है, रेडी है, अब उसको बेचना है. तो अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो पीछे से सामान खरीदती है, बना बनाया सामान खरीदती है और आगे बेचती है. तो ऐसी फर्म के लिए अगर हम बात करें, ऐसी फर्म के लिए फिनिश गुड क्या होगा? अनसोल्ड गुड्स, जो हमारे यहाँ अभी बिका नहीं है, जो है अभी, वो क्या होगा? फिनिश गुड, ट्रेडिंग कंसर्न के लिए. लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिनिश गुड कौन सा होगा? जो बन के रेडी है, अब उसको बेचना है. जो पर्पस ऑफ सेल के पर्पस से है, बन के रेडी है, तो वो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए फिनिश गुड. तो वही है स्टॉक 3 टाइप के, ये 3. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, डिस्काउंट. डिस्काउंट जिसकी उम्मीद हम सब करते हैं जब सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में. हम सोचते हैं ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, सस्ते में सामान मिल जाए, तो बस वही है डिस्काउंट. डिस्काउंट का हिंदी में मतलब क्या होता है? छूट. ठीक है, तो डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स बी पेड बाय अ कस्टमर. यानी कस्टमर जो भी प्राइस पे करना है, उस पे हमें जो थोड़ी छूट मिल जाती है, उसकी प्राइस जो थोड़ी कम हो जाती है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट. इसी को डिस्काउंट कहते हैं. हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, उस पे नहीं 10% 20% ऑफ, और अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा और ऑफ मिल जाता है. ठीक है, ऑनलाइन कर रहे हैं या कार्ड से कर रहे हैं तो नहीं मिलता, कैश कर रहे हैं तो थोड़ा मिल जाता है ना डिस्काउंट. या अगर हम बल्क में बाइंग कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है, छूट मिल जाती है. तो बस वही है डिस्काउंट. तो डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, जो रिड्यूस करी जाती है प्राइस, गुड्स की प्राइस में, दो कारणों से. या तो हम बल्क में सामान खरीद रहे हो या हम तुरंत पेमेंट कर रहे हो. तो वही है डिस्काउंट. 2 टाइप के होते हैं. एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट. क्या क्या होते हैं? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर. सेलर जब अपनी प्राइस रिड्यूस करे परचेजर के लिए, अगर परचेजर क्या करे? एक सर्टेन क्वांटिटी या फिर वैल्यू के गुड्स बाय करे. अगर मैं लार्ज वैल्यू की गुड्स बाय कर रही हूँ, यानी 1 लाख 2 लाख बल्क में ज्यादा वैल्यू के गुड्स बाय कर रही हूँ, या ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रही हूँ, ठीक है, तब मिलेगा मुझे जो डिस्काउंट, उसको कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट. ठीक. ट्रेड डिस्काउंट के मतलब, अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो नेट सेल्स कैसे निकाली जाती है? सेल्स में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें. ठीक. अगला क्या है? अगला है कैश डिस्काउंट.
कैश डिस्काउंट क्या है कि अगर मैंने कैश पे पेमेंट कर दिया, तुरंत उनको पेमेंट मिल गया, तो वो जो सेलर होता है वो थोड़ा सा डिस्काउंट देता है कस्टमर को, उसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट। देखिए लिखा है डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, जो भी ड्यू अमाउंट है उसका अगर आपने टाइमली पेमेंट कर दिया तो दिस इज कैश डिस्काउंट। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे क्या है? बैड डेप्ट। बैड डेप्ट क्या है? बैड डेप्ट क्या है? वो डेप्ट, देखिए बैड डेप्ट क्या है? वो डेप्ट जो क्या हो गया, जो बैड हो गया। डेप्ट मतलब उधार। शायद हमने वो उधार जो दिया था वो बैड हो गया, यानी वो उधार जो अब हमें वापस नहीं मिलेगा। हमने किसी को उधार दिया पर अब वो बैड हो गया है, यानी अब वो हमें वापस नहीं मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट वो अमाउंट है डेप्ट का, डेप्ट मतलब उधार का वो अमाउंट है बिजनेस में दैट बिकम अन इरिकवरेबल, जो इरिकवरेबल हो गया अब वो रिकवर नहीं हो सकता। क्यों नहीं रिकवर हो सकता? बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द कस्टमर, क्योंकि जो कस्टमर था वो अब समर्थ नहीं है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारा पैसा वापस कर सके। वही लिखा है इनएबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू रीपे द डेप्ट, यानी अब कस्टमर शायद हमारा पैसा वापस नहीं। तो दिस इज बैड डेप्ट। अब बैड डेप्ट हमारे बिजनेस के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? फायदा हो गया क्या? नहीं, नुकसान हो गया। अगर बैड डेप्ट हो गया, हमने क्रेडिट में सामान बेचा था कि कुछ समय बाद हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला, तो इट इज अ लॉस टू द बिजनेस। बिजनेस के लिए लॉस है, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे कहां पे शो करेंगे? ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है ना, खर्चा हो गया। हमने तो क्रेडिट में सामान बेचा था, वो जरूरत थी उस समय तो हमने सामान बेचा था, लेकिन हमें क्या पता था डेटर से पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो इट इज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस को कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में ना, वही है, इट इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। वही बात है, जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो अभी मेरे साथ ही इस सीक्वेंस में पढ़ना शुरू किए हैं, वो अभी डेबिटेड का मतलब ये सब नहीं समझ रहे होंगे, बट कॉमर्स के स्टूडेंट समझ रहे होंगे। बट धीमे धीमे इसी सीक्वेंस में इन लेक्चर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है, तो इसी सीक्वेंस में देखेंगे तो धीमे धीमे हम डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट, वो सब अभी धीमे धीमे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जो अगला टर्म हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट इसका क्या मतलब होता है? सॉल्वेंट मतलब अगर कोई पर्सन या एंटिटी इस पोजीशन में है कि अपने उधार को वापस कर सके, तो हम उसको कहेंगे वो सॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट मतलब कोई पर्सन या कोई एंटरप्राइज या एंटिटी अगर इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने उधार वापस कर सके, ठीक है, तो हम कहेंगे वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो पैसा नहीं दे सकता, वो ऐसी कंडीशन में नहीं है, तो दैट इज इंसॉल्वेंट। और अगर पैसा दे सकता है तो उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक, कौन सा टर्म था? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म। अगला टर्म है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? तो सबसे पहले ये जो वर्ड है डेबिट, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो वर्ड है डेबिट, ये एक लैटिन वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? डेबिटो, ये जो एक लैटिन वर्ड है यहां से ये वर्ड डिराइव हुआ है डेबिट, ठीक है। कोई भी जो अकाउंट होता है, पिछले लेक्चर में मैंने अकाउंट बताया था कि अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट जो होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, ठीक है। ये देखिए अकाउंट का फॉर्मेट, ये फर्नीचर अकाउंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। दो साइड होते हैं इसके, के दो पार्ट होते हैं, किसी भी अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। डेबिट साइड क्या होता है? वही डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो अमाउंट। क्रेडिट साइड में सेम यही होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट। तो दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। वही है, जो अकाउंट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड बेसिकली लेफ्ट हैंड पार्ट होता है, किसी भी अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है ना वो होता है डेबिट साइड, जो राइट साइड होता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर किसी अकाउंट को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, तो जर्नल एंट्री में हम देखेंगे कि अगर किसी अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, ठीक है, अगर किसी अकाउंट को जर्नल एंट्री में हम डेबिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अकाउंट में उस अकाउंट को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज डेबिट। वैसे अभी आगे चल के जब हम लोग डिटेल में जर्नल बनाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, तब ये डेबिट और क्रेडिट और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल अभी जान लीजिए अकाउंट के दो पार्ट, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट, ठीक। और ये किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, ये सब रूल्स हैं जिसके बेसिस पे किया जाता है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं जिसके बेसिस पे किया जाता है, ठीक है।
अगली अगला जो टर्म है, अगला टर्म इज नेक्स्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन। अगला टर्म है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। जो एसेट है उसकी वैल्यू फॉल करती जाती है। वाई? क्यों फॉल करती है? बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर। किसी भी मशीनरी को चलाते रहोगे उसकी वैल्यू में वो क्या होगा? खराब होते जाएगा ना। या ऑब्सोलीट भी हो जाती है, मतलब आउटडेटेड हो जाती है। या विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है, आपने यूज भी नहीं किया, गाड़ी, कोई नई गाड़ी खरीदी थी, वो नहीं चला पाए, शायद बाहर चले गए और गाड़ी यहीं खड़ी रह गई, 1 साल तक खड़ी रह गई, तो क्या वो नई बनी रहेगी? नहीं। देयर विल बी अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ दैट एसेट। उस एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि समय बीतता गया, उसकी मशीनरी अब वैसी नहीं रह गई है, ठीक है? या ऑब्सोलीट हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई सॉफ्टवेयर है, आउटडेट हो गया, तो ये सब क्या है? दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब डेप्रिसिएशन का एक सेपरेट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, तो कई मेथड्स होते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जर्नल एंट्री होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। अकाउंट्स बनाएंगे, तो डेप्रिसिएशन हमें डिटेल में पढ़ना। अब एक बात आती है, डेप्रिसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो डेप्रिसिएशन के यूज की अगर मैं बात करूं ना, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, द मेथड यूज्ड टू रिलोकेट और राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ एन टेंजिबल एसेट, जैसे एसेट में जैसे आपके इक्विपमेंट आ जाएंगे, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ स्पैन। का मतलब क्या है? कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड है, इसकी मदद से आप जो भी एसेट की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको राइट ऑफ कर पाते हैं, राइट डाउन, राइट ऑफ नहीं, राइट डाउन कर पाते हैं। जो भी उसकी कॉस्ट है उसको राइट डाउन कर पाते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। वो एसेट आगे जितने साल तक चलेगा, तो आप उसकी जो भी कॉस्ट है उसको राइट डाउन कर पाते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ स्पैन, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन मेथड के थ्रू होता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेपरेट यूनिट है क्लास 11th में। डेप्रिसिएशन की एक सेपरेट यूनिट है जिसको आप डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज डेप्रिसिएशन, ये है डेप्रिसिएशन। ये आखिरी जो टर्म है दैट इज वाउचर। वाउचर क्या होता है? मैंने जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि अकाउंटिंग में किसी भी जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसमें दूसरा स्टेप क्या था? पहला था आइडेंटिफाइंग, दूसरा क्या था? मेजरिंग। याद है? दूसरा मेजरिंग। मेजरिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके कुछ एविडेंस होने चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। ऐसे ही किसी भी ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने सामान खरीदा, परचेजिंग की, रॉ मटेरियल की, तो ऐसे ही बस परचेज मैनेजर आके बता दिया, या परचेज जो सेल्स पर्सन था ऑफिस का, या जो परचेज की टीम का कोई पर्सन आगे बता दिया, तो ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं कर लिया जाता है। देयर शुड बी अ प्रॉपर रिसिप्ट, वाउचर होने चाहिए, ठीक है? तो वही है वाउचर। वाउचर बेसिकली क्या होता है? दिस इज द एविडेंस, ये सबूत होता है, एविडेंस होता है ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, बाय सेल हुआ है, तो उसका एविडेंस होना चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग कैश मेमोज, इनवॉइस, बिल, ये सब होने चाहिए, रिसिप्ट होने चाहिए। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं सबको कहा जाता है वाउचर्स, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑडिट में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। ऑडिट एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो जनरली सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये थे डिफरेंट टर्म्स, और इसी के साथ हमारे जो जितने टर्म्स है ना वो फिनिश होते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। और तब तक आपको क्या करना है? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। और चैनल को लाइक भी करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और कमेंट करके मुझे बताइएगा ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।